हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो फिजिक्स का नवीनतम पाठ्यक्रम है यूपी बोर्ड 2024 के लिए, क्लास 12th के लिए। उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ को ऐड किया गया है और निकाला क्या क्या गया। तो आपको पहले से पता होगा कि जो पिछले 2 बार यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है 2023-2022, उसमें कुछ 30% सिलेबस को कट आउट किया गया था। इस बार मुझे नहीं लगता है कि 30% कट होगा। कट होता भी है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है इनमें से किसी भी चैप्टर को डायरेक्ट निकाला नहीं गया था। हर चैप्टर से एक आधे क्वेश्चन डेरिवेशन के पार्ट निकाले गए थे ना, तो उनसे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कंप्लीट 100% सिलेबस पर बात करेंगे, जिसको हमने 2 पार्टों में तोड़ रखा है। और आप सभी को पता है कि फिजिक्स का जो पेपर है वो 70 नंबर में आता है ना। तो जिसमें हमने एक पार्ट 1 लिया और एक पार्ट 2 लिया है। पार्ट 1 35 नंबर का और पार्ट 2 35 नंबर में है ना। तो पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा जाता है, पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ा जाता है, एक बार मोटे मोटे आंकड़े को समझ लेते हैं। देन हम लोग 1 अप्रैल से आराम से इजीली क्लासों को अटेंड कर सकेंगे, है ना। तो पहले अपने को ये जरूर समझ लेना चाहिए कि हम किस चैप्टर में कौन सी चीज़ पर बात करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 1 में हमने इधर जो कलर्ड चाक से लिखा हुआ है ये इनके यूनिट के नाम है, यानी इतनी इकाइयां हैं इसमें। तो पार्ट 1 में आप देख पा रहे होंगे 5 यूनिट हैं, 1 2 3 4 5। ठीक इसी प्रकार पार्ट 2 में भी 5 यूनिट होती हैं, पर एक यूनिट को बहुत पहले से हटा रखा गया है। तो अब यूनिट बची है 4। कौन कौन सी? एक प्रकाशिकी है, द्रव्य तथा द्वैतीय प्रकृति है, परमाणु तथा नाभिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, परमाणु तथा नाभिक ही इसका नाम है। और लास्ट यूनिट इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं। एक और बचता है संचार व्यवस्था। तो अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो लास्ट में उसे भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप समझते हैं कि कौन सी यूनिट में क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहली यूनिट है अपना स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का एक्चुअल मतलब होता है कि जो पार्टिकल चार्ज है वो स्थिर रहेगा, यानी जब आवेश स्थिर है तब उसमें कौन कौन सी संक्रियाएं अपने को देखने को मिलेंगी, हमें वो सब पढ़ना है। क्लियर हो गया? आप सभी जानते होंगे स्थिर आवेश के चारों ओर एक फील्ड होती है जिसको वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यानी इस वाली यूनिट में हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, है ना। तो उससे रिलेटेड क्या क्या चैप्टर पढ़ने आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला चैप्टर आप सभी को पढ़ना है कूलाम नियम और वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र आप सभी को पता है, जिस प्रकार द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल लगता है उनके बीच न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक उसी प्रकार आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण लगते हैं। और उन फोर्स को काउंट करने के लिए जो आंसर या नियम है वो कौन सा है? कूलाम का नियम, है ना। कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र ये अपना पहला चैप्टर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार तो नहीं आया था बोर्ड में, पर लगातार ये आता रहता है, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स एक्चुअल में क्या है तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं ना। उसी से रिलेटेड कौन सा नियम है? गॉस का नियम। जब हम चैप्टरों पर बात करेंगे तो हम डिटेल से बात करेंगे, है ना। अभी सिर्फ आप ये समझ ले कि इसमें पढ़ना क्या है ना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर है अपना पहले यूनिट का वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल के बारे में आप सभी जानते हैं, जब किसी चार्ज को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के जिस बिंदु तक लाया जाता है उसे उसी बिंदु पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करने के को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं ना। V = W/Q। नेक्स्ट है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता का एक्चुअल मतलब होता है कोई भी जो चालक है वो अपने अंदर कितना चार्ज भर सकता है, इसी को वैद्युत धारिता बोलते हैं। एक्चुअल में इसका मतलब होता है कैपेसिटेंस। अरे कैपेसिटेंसी आपने जरूर पढ़ा होगा ना। अरे आपकी कैपेसिटी कितनी है, धारण करने की क्षमता कितनी है, मतलब ये है कि यहाँ पर आप चार्ज अपने बॉडी में कितना रख सकते हैं, वो चीज़ वैद्युत धारिता कहलाती है। और इसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको हम संधारित्र बोलते हैं, और इसको आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। जैसे इलेक्ट्रिक के जितने भी सर्किट आते हैं, उपकरण आते हैं, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, इनमें एक व्हाइट कलर का आपने एक सेल देखा होगा जिसको आप कंडेंसर बोलते हो। एक्चुअल में ये वही चीज है ना। संधारित्र काम क्या करता है सभी को पता है कि क्षणिक ऊर्जा देता है ना, क्षणिक आवेश देता है। आगे बढ़ते हैं। तो पहली यूनिट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको? 4, और ये यूनिट 8 नंबर में आती है। यानी हम जब ये 4 चैप्टर वेल कंप्लीट पढ़ चुके होंगे तो हमने 8 नंबर पढ़ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वैद्युत धारा या धारा वैद्युत कह सकते हो, यानी सेकंड यूनिट आपकी है धारा वैद्युत। और धारा वैद्युत में आपको 2 चैप्टर पढ़ने, अगेन ये 8 नंबर में है, मीन्स ये भी 4 ये भी 4। पहला चैप्टर है
वैद्योच्चालन तथा ओम का नियम। वैद्योच्चालन यानी जो चालक है उनमें वैद्युत का प्रवाह किस प्रकार होता है वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको, और उसी में एक इंपॉर्टेंट नियम पढ़ना है ओम का नियम। इसी में आपको रेजिस्टेंस का सिस्टम समझाया जाएगा, कब समांतर क्रम में लगाते हैं, कब श्रेणी क्रम में, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल का एक्चुअल मतलब है कि एक ऐसी डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को काहे में बदल रही है, वैद्युत ऊर्जा में। हालांकि ये हमने पीछे वाले वीडियो में बताया भी था आपको। तो वैद्युत सेल पढ़ना है। वैद्युत सेल वाले चैप्टर में ही सर्किट सॉल्व करने के नियम है, और सर्किट सॉल्व करने के दो नियम है, किरचॉफ के नियम है ना, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक। तो ये हो गया धारा वैद्युत, इसमें अपने को 2 चैप्टर पढ़ने, ये भी मे भी 8 नंबर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट का नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपको हमने पीछे बता रखा है जब चार्ज स्थिर होता है तब कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, वैद्युत प्रभाव। पर वही चार्ज जब चलने लगता है, चलेगा तो सभी को पता है जब चार्ज चलता है तो उससे धारा प्रोड्यूस होती है, और जब धारा प्रोड्यूस होती है तो उसके चारों ओर भी एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इस फील्ड को बताने वाला एक महान वैज्ञानिक था, नाम था ओर्स्टेड। कौन सा नाम, ओर्स्टेड। ओर्स्टेड ने बताया था अगर कोई पार्टिकल अगर किसी करंट कैरिंग वायर में करंट कैरी हो रही है तो उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो वैद्युत क्षेत्र से डिफरेंट होगी, और ये ठीक वैसे ही व्यवहार करेगी जैसे एक चुंबक करता है ना। तो इसको हम बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो वैद्युत धारा का कौन सा प्रभाव पढ़ना है, चुंबकीय प्रभाव। तो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या चैप्टर है, हालांकि 2 ही हमने 3 बना दिए हैं। नई वाली किताब में ये दोनों को एक ही में ऐड कर दिया गया, ये वाला अलग है। तो पुरानी वाली किताबों में ये वाला एक चैप्टर है, ये वाला एक चैप्टर है, और ये वाला एक चैप्टर, यानी 3 चैप्टर है, ठीक है। तो कोई आफत नहीं उसमें, हमें इससे क्या लेना देना। तो चाहे 3 चैप्टर बना ले चाहे 4 बना ले, है ना। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, आप सभी को अभी भी हमने बताया जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसके द्वारा एक फील्ड जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, अरे मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगला है धारा लूप पर बल आघूर्ण। जब हम किसी धारा लूप को मीन्स करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक बल आघूर्ण देखने को मिलेगा। जिस प्रकार अपने पहले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे टाउ बराबर पी साइन थीटा, ठीक उसी प्रकार यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें एक्चुअल में सब थ्योरिकल पार्ट है, यानी इसमें न्यूमेरिकल पार्ट नहीं आएगा। इसमें हम टोटली ये बात करेंगे कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है ना, लौह चुंबकीय, ये सब पढ़ना है अपने को। और इसी में डोमेन पढ़ना है, और इसी में कुछ नियम है, क्यूरी ताप वगैरह है इसी में, तो वो सब पढ़ना है, ठीक है। 4th यूनिट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इस वाले में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वैद्युत और चुंबक की वैद्युत जो है वो किसकी वजह से उत्पन्न होगा, चुंबक की प्रेरणा की वजह से, है ना। और ये करके किसने दिखाया था, माइकल फैराडे, आपने सुना होगा। इन्होंने कहा क्योंकि ओर्स्टेड ने पीछे बता रखा था कि धारा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो सिंपल सी भाषा में बोले हम भी ऐसा सोच सकते हैं, क्या चुंबक की वजह से धारा नहीं उत्पन्न की जा सकती, ऑफकोर्स की जा सकती है। उसी का अच्छा एग्जाम्पल है डायनमो, जिसको हम जनरेटर बोलते हैं ना। तो ओर्स्टेड ने बताया था कि धारा की वजह से चुंबक उत्पन्न होता है, और माइकल फैराडे ने उसी कॉन्सेप्ट को उल्टा करके सोचा और उन्होंने चुंबक से क्या बना दी, धारा, जिसका आज हम लोग AC में यूज करते हैं, और AC इसी सिद्धांत पे काम करता है ना। तो इसमें 2 चैप्टर हैं, कौन कौन से, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और सेकंड है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा ये वही है जो हम अपने घरों में, जिसको हम बिजली बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में बत्ती बोल देते हैं, ये वही है प्रत्यावर्ती धारा, शॉर्टकट में इसे AC बोलते हैं, ठीक। तो ये सब याद रखेंगे। और लास्ट यूनिट है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सिंगल चैप्टर में है और ये 4 नंबर में है, ये 8 नंबर में है, ठीक है। और इसमें से कोई एक 7 नंबर में, बाकी ये 35 नंबर में है। क्लियर हो गया ना। यानी पार्ट 1 आपको फिजिक्स के अंदर कितने नंबर में देखने को मिलेगा, 35, ठीक। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे, ठीक। जब ये खत्म हो जाएगा तब इस वाले पार्ट को शुरू करेंगे। हालांकि अभी हम ये समझ सकते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। तो पार्ट 2 में सबसे जो बड़ी यूनिट है वो है प्रकाशिकी, जिसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, मीन्स लाइट कह सकते हैं आप। प्रकाशिकी आपको 13 नंबर में देखने को मिलती है पेपर में। अब इस 13 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है एक बार रिपीट कर देते हैं तो ध्यान से समझेंगे। पहला चैप्टर है अपना प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन का मतलब आप सभी जानते हैं, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर जाता है तो वहां टकरा करके वापस भी लौटता है, और वापस लौटने की गुण को या क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और प्रकाश का परावर्तन की घटना हम कौन सी डिवाइस में देखेंगे, तो उस डिवाइस का नाम है दर्पण, मीन्स उस उपकरण का नाम है दर्पण। दर्पण आपको 2 टाइप के पढ़ाए जाएंगे, एक तो समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, है ना। समतल दर्पण वही है जो आपके घरों में लगा होता है, और गोलीय दर्पण आपने देखा भी होगा, हालांकि नहीं देखा तो कुछ थोड़े बहुत
बहुत उपकरण मेरे पास पड़े, उनको हम दिखा देंगे आपको जब क्लास में आएंगे, है ना। तो दर्पण के अपने को कितने टाइप पढ़ने हैं? 2, समतल और गोली। समतल दर्पण वही है जो अपने घरों में लगा हुआ है, और जो गोली दर्पण उसके 2 टाइप होते हैं, उत्तल और अवतल, है ना। कब उत्तल होता है कब अवतल होता है, मेरे ख्याल से सब कक्षा 10 में अच्छे से पढ़ के आए हैं, है ना, कोई आफत नहीं है, ठीक। तो समतल और गोली दर्पण। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश के लौटने की क्रिया, और अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाए, मीन्स माध्यम को क्रॉस कर जाए, है ना। और आप सभी को पता है प्रकाश माध्यम को तभी क्रॉस कर पाएगा जब पृष्ठ कैसा हो? पारदर्शी। पृष्ठ कैसा हो? पारदर्शी। आपने दर्पण में देखा होगा, एक तरफ तो जिस तरह आप फेस देखते हैं उसके अपोजिट साइड में उसमें एक पॉलिश लगी रहती है ना, तो पॉलिश लगी तो वो परावर्तक पृष्ठ है। अगर पॉलिश हटा दे तो कैसा पृष्ठ हो जाएगा? अपवर्तक पृष्ठ है। आपके घरों में जो विंडो में शीशे लगे रहते हैं वो एक्चुअल में अपवर्तन की घटना का उदाहरण कह सकते हैं आप इधर से टॉर्च लगा दीजिए, उधर जाएंगे तो प्रकाश थोड़ा बहुत उधर जाएगा, है ना, पर फुल प्रकाश नहीं जाएगा। और ये भी आप देखेंगे कि प्रकाश बेंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सीधी रेखा में चलता है तो जब आप उधर देखेंगे तो थोड़ा बहुत झुकाया मुड़ा कहीं दिखेगा आपको ना, है ना। तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन आपको कहाँ कहाँ पढ़ना है ये चीज़ समझ लेते हैं। अपवर्तन आपको पृष्ठ पर पढ़ना पड़ता है ना, यानी जो गोलीय पृष्ठ हैं उन पर अपवर्तन पढ़ना पड़ता है। अगला आपको प्रिज्म में अपवर्तन पढ़ना पड़ता है, और अगला गोलीय पृष्ठों पर भी अपवर्तन पढ़ना पड़ता है, सॉरी, है ना। गोलीय पृष्ठों में वही लेंस आ जाता है। आप सीधा सीधा बोले तो पृष्ठ पर अपवर्तन पढ़ना है, प्रिज्म पर अपवर्तन पढ़ना है, और लेंस में अपवर्तन पढ़ना है। तो अपवर्तन के समझो 3 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक। हालांकि हमने इसमें केवल 1 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा मानव नेत्र दोष, जिसमें हम लोग वही मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी दोष हैं, जितने भी बीमारियां, उन पर बात करेंगे। आपको इंटर में 5 प्रकार के दोष पढ़ने को मिलेंगे। आपने पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और आबिंदुकता, और 5वां पढ़ा होगा जो कि अनुवांशिक है, वर्णांधता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना प्रकाशिक यंत्र। जब हम दोष पढ़ चुके होंगे तो इसी के बाद चैप्टर आएगा प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में अपने को 2 यंत्र पढ़ने होंगे, हालांकि 3 पढ़ लेंगे। एक तो सूक्ष्मदर्शी, दूसरा दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम क्या करेंगे? छोटी वस्तुओं को बड़ा देखना चाहेंगे, और जो दूरदर्शी उसमें हम दूर की वस्तुओं को देखेंगे, और दूर की वस्तुओं को कौन सी देखेंगे? जो बड़ी होंगी, है ना, जैसे चांद तारे वगैरह। एक और है हालांकि परावर्तन दूरदर्शी, तो उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक। नेक्स्ट है प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति में आप सभी ने पढ़ा होगा प्रकाश 2 नेचर दिखाता है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। तो तरंग प्रकृति वाले चैप्टर में हम लोग हाइगेंस का सिद्धांत देखेंगे। कौन सा सिद्धांत? हाइगेंस का, है ना, जिसमें एक तरंगाग्र चलता है। नेक्स्ट प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण का एक्चुअल मतलब होता है जब कोई समान आयाम की 2 तरंगें साथ माध्यम में साथ साथ चलती हैं तो उनके मिलने से कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है और कहीं कहीं पर अंधेरा हो जाता है। जहाँ उजाला हो जाता है उसको हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, जहाँ पर अंधेरा हो जाता है उसको हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक्चुअल मतलब होता है, आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए प्रकाश के मार्ग में अगर हम कोई मुड़ी हुई चीज़ रख दें, कोई तीखी शार्प चीज़ रख दें ना, छल्ले जैसी, तो वो प्रकाश बेंड हो जाएगा, है ना, मुड़ जाएगा एकदम से। तो मुड़ने के जो कैरेक्टर है उसको हम बोलते हैं विवर्तन, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक। ये एक्चुअल का प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग वाला गुण होगा। और यहाँ जो पीछे हाइगेंस साहब थे उन्होंने प्रकाश को कैसी तरंग मान रखा था? अनुदैर्ध्य। इस वाले चैप्टर में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होता है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। तो ये हो गया अपना पहला यूनिट। पहले यूनिट कितने नंबर में है? 13 नंबर में, और इसमें चैप्टर भी बहुत ज़्यादा है, 3, 3, 6, 2, 8 और 2 तक हमने इसके लिखे नहीं, यानी 10 चैप्टर हैं आपको, 10 चैप्टर 13 नंबर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेकंड यूनिट है इसकी द्रव्य तथा द्वैतीय प्रकृति, है ना। तो जब अभी हमने कहा था ना प्रकाश 2 प्रकार की जो नेचर दिखाता है, कौन कौन से? कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, क्योंकि इसी पर बहुत भयंकर विवाद है। तो जब पढ़ाएंगे अच्छे से तब स्टोरी सही से समझा देंगे। हालांकि अभी सिर्फ आप समझे कि पढ़ना क्या क्या है ना। द्रव्य तथा द्वैतीय प्रकृति। द्रव्य तथा द्वैतीय प्रकृति में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है वो डबल नेचर को दिखाता है। और डबल नेचर के सिद्धांत को किसने दिया था? आपने 1924 का सिद्धांत पढ़ रखा होगा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी ब्रॉगली। कौन सा वैज्ञानिक? डी ब्रॉगली, है ना। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक तरंग प्रकृति की
पक्ष में थे, कुछ वैज्ञानिक कण प्रकृति के पक्ष में थे। तो मतलब एक भयंकर विवाद चल रहा था। ये विवाद वो नहीं है कि लाठी डंडे लेकर के मार चल रहा था, नहीं, मतलब वो अपने अपने सिद्धांत पे अड़े हुए थे, है ना। बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, वो कह रहे थे नहीं हम सही है, वो कह रहे थे हम सही है। तो बाद में एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है डी ब्रोगली, उसने इस सिद्धांत को क्लियर कर दिया, है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक्चुअल मतलब होता है कि अगर हम किसी पृष्ठ पर प्रकाश को गिराएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसी में एक रिलेटेड एक वैज्ञानिक है जिसका नाम बहुत पॉपुलर है, आइंस्टीन, है ना। तो इसे भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी पेपर में आता रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगली यूनिट है, अगली यूनिट का सिंपल सा मतलब है कि ये मॉडर्न फिजिक्स है ना। और मॉडर्न फिजिक्स में हम परमाणु और नाभिक के बारे में बात करते हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं, तो 3-4 चैप्टर हैं, उनको देख लीजिए। हालांकि जब 30% डिस्काउंट में था आपके पिछले बोर्ड में, तो 1-2 चैप्टर इसमें से नहीं थे, जैसे एक्स किरणें नहीं था, रेडियो एक्टिविटी नहीं था, बाकी के थे। ठीक, अगला चैप्टर है इसका परमाणु की संरचना, यानी हम इसमें परमाणु की संरचना के बारे में समझेंगे। वही रदरफोर्ड मॉडल, डाल्टन मॉडल, है ना, नील बोहर परिकल्पना, ये सब। और इसी में रेडबर्ग नियतांक अपने आप में बहुत पॉपुलर है, श्रेणियां अपने आप में बहुत पॉपुलर है ना, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, है ना। एक और होती है हम्फ्री, वो केमिस्ट्री में यूज करते हैं, फिजिक्स में नहीं आता। परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्चुअल वही है जिसको अभी हमने श्रेणियां बोला है। ठीक, आगे एक्स किरणें, एक्स किरणों का मतलब वही है जिसमें आप एक्सरा जब कराते हैं तो एक्सरा की एक्सरे ही अंदर जाकर के उसका पूरा इमेज दिखा देती हैं आपको, है ना। एक्स किरणें, इनको हम रॉन्जन किरणें भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका खोजकर्ता कौन है, रॉन्जन, है ना। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता में आपने पढ़ा होगा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं प्रकृति में जिनसे स्वतः कुछ किरणें निकलती रहती हैं, उन्हीं के गुण को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, है ना। इसको हम बेकुरल किरणें भी कह देते हैं क्योंकि खोजकर्ता इसका बेकुरल है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा, यानी किसी पार्टिकल के नाभिक से निकलने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, नाभिकीय ऊर्जा। इसी में हम लोग बहुत सारी बंधन ऊर्जा भी पढ़ेंगे, प्रतिन्यूक्लियन ऊर्जा पढ़ेंगे, ये सब देखेंगे। उसकी वजह से ऊर्जा लॉस कितना होता है वो सब पढ़ेंगे, है ना। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लगा करके। लास्ट चैप्टर देख लेते हैं और ये 8 नंबर में है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, अर्धचालक, अर्धचालक। दूसरा संधि डायोड, संधि डायोड में आपको 2 चीजें पढ़ाई जाएंगी, पीएन और एनपी, है ना, पीएन जंक्शन और एनपी जंक्शन, है ना। इसके हम 2 बायस पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ठीक, इसी में 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर देखने को मिलेंगे, पीएनपी और एनपीएन। हालांकि एक और इस बार डायोड ऐड हो जाएगा, जेनर डायोड, क्योंकि 30% में पिछली बार नहीं था। ठीक, लास्ट इसका चैप्टर होगा लॉजिक गेट, हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक गेट। और सार्वत्रिक गेट तो हमने पिछली बार भी पढ़ाया हुआ था जब जो चैनल बंद हुआ है हमारा, तो हमने मेन टॉपिक कराए थे और हर वीडियो से कुछ ना कुछ आया था। हमने मात्रक आपको पढ़ाया था, 3 नंबर आप देख लेना जा करके, फिजिक्स में 2-3 नंबर में मात्रक पूछा गया है। 3 नंबर में लॉजिक गेट साफ साफ उसमें हमने टैग लगाया हुआ था कि यहाँ से कंप्लीट कीजिए अपने 3 नंबर। तो यकीन कीजिए वो वहाँ से आए भी थे, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन वहाँ से डन होते हैं। विमा से मात्रक से हम जब शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल से फिजिक्स का, तो हम विमा मात्रक से ही शुरू करेंगे क्योंकि वहाँ से 3 नंबर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट भी कितने नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में तक आ सकता है। लॉजिक गेट 3 होते हैं और एंड और नॉट, और उसके 2 होते हैं और भी गेट, है ना, जिनको हम सार्वत्रिक गेट बोल देते हैं, यूनिवर्सल गेट बोल देते हैं, NND NAR, है ना, नहीं सॉरी NND और एक होता है मेरे ख्याल से नॉर, हाँ यही होता है। ठीक, तो ये तो अपनी पूरी कहानी कंप्लीट थी किसकी, फिजिक्स यूपी बोर्ड 2024 के लिए। ये क्लास 12th का सिलेबस है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बुक ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि देखिए आप अगर पिछले साल का इस बार का पेपर उठा के देखेंगे ना तो बहुत न्यूमेरिकल पूछा गया था। 70 नंबर में 45 नंबर ओनली न्यूमेरिकल था, है ना। तो इस चीज़ को आप समझो, यानी आप सभी के पास बुक होना अनिवार्य है। क्लियर हो गया ना ये। ठीक, तो अभी जब तक यहाँ पर बोर्ड नहीं लग रहा है, क्योंकि अब न्यूमेरिकल लिखने में दिक्कत आएगी, एक न्यूमेरिकल लगा के वीडियो शूट करना शायद बहुत कठिन काम है, ये आप समझते हैं। तो हम न्यूमेरिकल जैसे पीछे सॉल्व कर रहे थे बोल बोल करके, ठीक वैसे ही करवा देंगे आपको। तो आप सभी लोग बुक ले लीजिएगा, जो भी दिक्कत आती है आप उसमें कमेंट बॉक्स में पिन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इसे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।